नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे संपूर्ण पर्यावरण पेडालॉजी, यानी एक ही वीडियो में संपूर्ण पर्यावरण भाषा शिक्षण खत्म कर देंगे, जो कि आपके सीटेट में 15 नंबर का पूछा जाएगा और अन्य एग्जाम के लिए भी उपयोगी रहेगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ पर्यावरण शिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स देखेंगे, जिन टैग वर्ड्स को देखते ही आप आंसर आसानी से टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों इनकी पिछली वीडियो में मैंने हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण पहचानने की ट्रिक, यानी जिनको भाषा संस्कृत की समझ में नहीं आती उनके लिए ट्रिक्स बताई थी, और मैथ शिक्षण की भी वीडियो अपलोड कर दी थी। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां जाकर के उन तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। दोस्तों पर्यावरण भाषा शिक्षण में जितने भी चैप्टर हैं सभी को एक ही वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे, और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी पॉइंट इसमें ऐड हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या होती है। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक कारक की बात की जाती है। अब ये भौतिक और जैविक और सांस्कृतिक कारक होते क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहला आपका भौतिकी या अजैविक कार्य, दोनों एक ही हैं, और इसके अंतर्गत क्या आता है, स्थल मंडल का अध्ययन, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का अध्ययन हम भौतिक या अजैविक कारक के अंतर्गत करते हैं। और अजैविक कारक इन तीनों को ही कहते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, यानी जिनमें जीवन न पाया जाता हो। अब दूसरा जैविक कारक। जैविक कारक का मतलब जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैसे आपके पादप, जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे, मनुष्य, ठीक है, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं, और सूक्ष्म जीव जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस, ये हो गए, तो ये आपके जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे सांस्कृतिक कारक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक कारक समाज से संबंधित, यानी समाज से संबंधित क्या, जैसे हो गया समुदाय, समुदाय हो गया, राष्ट्र हो गया, देश हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों यहां से प्रश्न इस प्रकार पूछेंगे कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा समुदाय, और पूछेगा ये किसके अंतर्गत आता है, तो उसमें ऑप्शन में आप क्या टिक करेंगे, सांस्कृतिक कारक। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। दोस्तों यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में सबसे पहले क्षेत्र में देखेंगे पारिस्थितिकी क्षेत्र। ये क्या होता है, तो इसमें जीव, दोस्तों जो जीव होते हैं और जो उनका वातावरण होता है उनके आपसी संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें जनसंख्या तथा प्रदूषण, ये दो महत्वपूर्ण कारक है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका अध्ययन इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिए कि जनसंख्या और प्रदूषण पारिस्थितिकी कारण के दो महत्वपूर्ण विषय हैं। आगे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मानव स्वास्थ्य क्षेत्र। ये क्या होता है, तो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का सीधा संबंध है, इसलिए मानव स्वास्थ्य पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र है। दोस्तों ये जो मानव स्वास्थ्य होता है, तो मानव स्वास्थ्य जो पर्यावरण के कारण बिगड़ता है, बहुत सारे रोग आ जाते हैं मृदा के कारण, जल के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। तो मानव स्वास्थ्य का जो है वो आपके वातावरण से, पर्यावरण से सीधा संपर्क है, यानी सीधा संबंध है, इसलिए मानव स्वास्थ्य क्षेत्र पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। वानिकी क्षेत्र। दोस्तों इस वानिकी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, वनों के संरक्षण तथा संवर्धन तथा वनों के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन, यानी वनों के बारे में जितनी जानकारी है, संरक्षण, उनका संवर्धन कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, बचाव कैसे करें, तो जितना भी अध्ययन है वो आपके वानिकी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अब आपका चौथा क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी, इसको देखते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं, यानी जैव प्रौद्योगिकी में पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए या बरकरार रखने के लिए विविध प्रकार के प्रयासों का अध्ययन किया जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं, दूसरा चैप्टर पर्यावरण अध्ययन का महत्व। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्यों है, क्या है।
तो पर्यावरण अध्ययन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी जीवों और पादपों का जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। जब हम पर्यावरण अध्ययन का यानी अध्ययन करेंगे पर्यावरण का, तभी हम जान पाएंगे कि कैसे हम अपने पर्यावरण का रख रखाव बचाव कर सकते हैं, और जो हमारे पर्यावरण में जो जीव पल रहे हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, और उनके जीवन को बचाएंगे तभी हमारे जीवन की रक्षा होगी, क्योंकि हमारा जीवन पादपों, पेड़ पौधों और जीव जंतु पर निर्भर है। पर्यावरण अध्ययन के महत्व का अगला पॉइंट देखते हैं। जब हम पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के हर चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, तब हम अपना जीवन आगे सुरक्षित कर पाएंगे और अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर दिया जाता है। अगला चैप्टर एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों यहां से प्रश्न जरूर आएगा एकीकृत से। तो एकीकृत होता क्या है? एकीकृत का मतलब होता है एक करना, यानी अलग अलग विषयों को एक करना। अब देखते हैं, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन से तात्पर्य है कि अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाए, यानी जो विषय एक दूसरे से संबंधित हैं उनको अलग अलग ना करके एक दूसरे से जोड़ करके संबंधित करके छात्रों को पढ़ाया जाए। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे आपका हो गया भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी। ये विषय कहीं ना कहीं आपस में संबंधित हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, और शिक्षक इनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ करके छात्रों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर से शुरू कर दिया जाता है। और किस कक्षा से? तो कक्षा 3 से। ये 2 पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। दोस्तों अब देखते हैं, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि कई विषय को एक साथ संबंधित करके पढ़ाया जाता है, तो इसका अगला चैप्टर है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। तो विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका टेलीविजन, समाचार पत्र, चलचित्र आदि के आविष्कार एवं संचालन में विज्ञान का अहम योगदान है, जबकि इसके कार्य क्षेत्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो टेलीविजन होता है, समाचार पत्र, चलचित्र आदि का जो आविष्कार होता है वो आपके विज्ञान से संबंधित है, यानी विज्ञान का योगदान है। लेकिन इनका जो सामाजिक कार्य होता है, यानी समाचार पत्रों में और टेलीविजन में क्या दिखाया जाता है? सामाजिक चीजें। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों ये विधियां कुछ है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के तरीके या इनकी विधियां। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हिंदी, मैथ और आपके संस्कृत शिक्षण में इनको पहले भी बता चुका हूं, तो इनको एक बार और देख लीजिए। विश्लेषण विधि क्या होती है? पहली विश्लेषण विधि क्या होती है कि चीजों को अलग अलग करके पढ़ाना, यानी कोई सब्जेक्ट है या कोई विषय है उसको अलग अलग करके पढ़ाना विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे संश्लेषण विधि। संश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग चीजों को एक करके यानी जोड़ करके पढ़ाना, संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। अगली आगमन विधि। दोस्तों आगमन विधि में पहले आप उदाहरण दे देते हैं, बाद में नियम बताते हैं, यानी उदाहरण देके समझाया जाता है। निगमन विधि। निगमन विधि में आप पहले नियम बता देंगे, बाद में उदाहरण बताएंगे, यानी नियम बता करके उसको रटा दिया जाता है नियम को। आगे देखेंगे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है आपकी अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता हैं, जो जनक है वो क्या है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। याद कर लीजिए, आर्मस्ट्रांग। ये पूछा जा सकता है, आर्मस्ट्रांग। और दोस्तों ये अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि को क्या बोलते हैं? खोज विधि, यानी बच्चा खोज करके सीखे। अगली विधि आपकी क्या है? भ्रमण विधि। दोस्तों ये भ्रमण विधि आपके पर्यावरण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी अगर कहीं भी आपको भ्रमण विधि दिख जाए, अवलोकन करना दिख जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि ये पॉजिटिव वर्ड है। तो भ्रमण विधि यानी भ्रमण करना, टहलना और अवलोकन करना पर्यावरण का।
आगे है आपकी 7वीं जांच पड़ताल या निरीक्षण विधि। इस विधि में जांच की जाती है और निरीक्षण किया जाता है, सिंपल सी है। और 8वीं है समस्या निवारक विधि, यानी समस्या समाधान विधि। समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके बारे में समस्या निवारक विधि का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। सतत मूल्यांकन क्या होता है? लगातार थोड़े थोड़े समय अंतराल में किया गया मूल्यांकन क्या होता है आपका? सतत मूल्यांकन, यानी निरंतर जो मूल्यांकन चलता रहे, थोड़े थोड़े समय पे लगातार आप शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करता जाए तो उसको क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन। अब आगे व्यापक मूल्यांकन, यह क्या होता है? बच्चे के संपूर्ण विकास क्षेत्र का मूल्यांकन। आप ये नहीं कि सिर्फ वो मैथ में अच्छा है तो उसका सिर्फ मैथ का आप वो करें, मूल्यांकन करें। मैथ का यानी आप विषय का मूल्यांकन करें, उसके खेल में किस विषय में क्षेत्र में आगे है उसका मूल्यांकन करें, म्यूजिक में अगर आगे है तो उसका मूल्यांकन करें, यानी जिस भी क्षेत्र में वो आगे है तो हर चीज का मूल्यांकन आपका क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको देख लीजिए। दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री क्या होती है? जिसे हम देख करके पढ़ सके, सिर्फ देख करके, याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड, ये जितने भी हैं आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखेंगे श्रव्य सहायक सामग्री, यानी जिसको सिर्फ सुन करके पढ़ा जा सके, अध्ययन किया जा सके, उसके अंतर्गत क्या आएंगे? श्रव्य के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर आदि। अब आपका आगे है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। तो ये कौन कौन से हैं? सिनेमा, लैपटॉप वगैरह हो गए, वृत्त चित्र हो गया, दूरदर्शन, नाटक, ये आदि आपके दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उसके अंतर्गत यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं के अंतर्गत हम समस्याओं के बारे में ही बात करेंगे। तो शिक्षण अधिगम में यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्या समस्याएं आती हैं, तो देख लेते हैं। शिक्षण विधियों को सही उपयोग ना होना, यानी अगर आप शिक्षण विधि का सही उपयोग ना करेंगे तो बच्चे जो है वो आसानी से समझ नहीं पाएंगे, यानी शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। दूसरी है आपका, दूसरी कमी आपकी समस्या क्या है? संसाधन की कमी होना, यानी अगर विद्यालय में उपयुक्त संसाधन नहीं है तो बच्चे को पढ़ने में असमर्थता होगी। तीसरा, छात्रों में रुचि की कमी, अगर शिक्षक छात्रों में रुचि या अभिप्रेरणा अंदर से विकसित नहीं कर सकता तो छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होगी, क्योंकि जब तक रुचि ही नहीं होगी तो छात्र पढ़ेगा कैसे। कक्षा का वातावरण पढ़ाई के अनुरूप ना होना, जब तक कक्षा का वातावरण पढ़ाई के अनुरूप नहीं होगा तब तक पढ़ने में समस्याएं आती रहेंगी। तो दोस्तों कई ऐसी ही समस्याएं हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के बारे में, तो उनको आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण के पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में कि अगर ये एग्जाम में आ जाते हैं तो ये पॉजिटिव होंगे और सही होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा उत्तर सही नहीं है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, अगर ये आ जाए तो ये सही होते हैं, ये याद रखिएगा। तो कौन कौन से होते हैं? पहला, अगर प्रोत्साहन आपके उत्तर में आ जाए, व्यापकता, विस्तार। दोस्तों विस्तार और व्याख्यान में बहुत अंतर है। विस्तार जो होता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है पर्यावरण के लिए, और जो व्याख्यान है वो निगेटिव है। तो इसको याद रखिएगा, प्रोत्साहन बच्चे को प्रोत्साहित करें, व्यापकता व्यापकता तरीके से समझाएं, व्यापक तरीके से, और विस्तार करें, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। दूसरा आपका सामाजिक अंतःक्रिया, यानी अगर ये आ जाए सामाजिक अंतःक्रिया की बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तीसरा हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक यहाँ पे याद देख लीजिएगा, हस्तपरक है। हस्तपरक अनुभव यानी बच्चा जो खुद से कार्य करता है उसका अनुभव, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे छात्र का क्रियाशील होना, क्रियाशील का मतलब होता है आप अगर ये परीक्षा कक्ष में बच्चे से प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछते रहेंगे तो बच्चा जो है उत्तर देता रहेगा, वही है कि बच्चा का क्रियाशील होना, छात्र का क्रियाशील होना, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे देखेंगे पर्यावरण व प्रकृति सुरक्षा का भाव, अगर ये आ जाता है आंसर में तो ये भी आपका सही होगा।
एकीकृत शिक्षा, ये आपको मैंने शुरू में बता ही दिया था। वास्तविक अनुभव प्रदान करना, यानी वास्तविक अनुभव जो हम अवलोकन करके प्रदान करते हैं, जो वास्तविक होता है वो अनुभव प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रजातांत्रिक परिवेश, दोस्तों ये प्रजातांत्रिक क्या होता है? प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब होता है कि बच्चे को आजाद कर दिया जाए, बच्चा खुद से कार्य करके, खोज करके सीखे, अवलोकन करके सीखे, और जो उसमें आपका शिक्षक है वो हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे, तो उसको कहते हैं प्रजातांत्रिक परिवेश। आगे देखेंगे, खोजने एवं सीखने के अवसर, अगर ये आ जाता है आंसर में तो ये भी आपका पॉजिटिव है। 10वां भ्रमण विधि, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भ्रमण विधि आपके पर्यावरण में अवलोकन करना, भ्रमण विधि ये भी आए तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब दोस्तों बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसके बाद मैं सीडीपी की पेडोलॉजी एक ही वीडियो में पूरी कवर करूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स पर्यावरण के लिए क्या क्या है। पहला, केवल, मात्र, सिर्फ ही। अगर ये किसी भी उत्तर में मिल जाता है कि केवल लगा है, मात्र लगा है, सिर्फ लगा है, ही लगा है, तो ये आपका निगेटिव है, बिल्कुल ही निगेटिव है, इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरा, दंड देना, दंड देना, डांटना, ये बिल्कुल ही गलत है, तो दोस्तों ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। भेदभाव, किसी बच्चे से आप भेदभाव नहीं कर सकते। पर्यावरण क्षति, पर्यावरण में आप पर्यावरण क्षति नहीं पहुंचा सकते, पर्यावरण विषय है तो उसका आप उपयोग करें, जबकि उसका क्षति, पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, बचाव रखें। आगे बढ़ते हैं, 5वां टैग वर्ड से निगेटिव, रटना, याद करना। पर्यावरण में आप रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको समझना है, ठीक है। 6वां, उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आप उच्च कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, बल्कि आप अपने ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। 7वां, कंठस्थ करना। आप किसी भी चीज को कंठस्थ नहीं करेंगे, समझेंगे, वही है कंठस्थ करना या रटना। 8वां, व्याख्यान विधि। पर्यावरण में व्याख्यान विधि का कोई महत्व नहीं है, जबकि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि विस्तार और व्याख्यान में बहुत अंतर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।